चैप्टर है हमारा 14 पॉलीमर स्ट्रक्चर का। इसमें हम देखते हैं कि पॉलीमर्स होते क्या हैं और इनकी स्ट्रक्चर कैसे होगी। मींस के ये क्रिस्टलाइन होंगे या अमॉर्फस होंगे। तो इसमें चैप्टर ओपनिंग है, यहाँ पे दिखाया हुआ है पॉलीमर है। एक पॉलीमर लिया गया है पॉलीएथिलीन, उसकी स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। अगर आप राइट साइड के ऊपर देखेंगे तो पॉलीएथिलीन स्ट्रक्चर है, एक पॉलीमर की स्ट्रक्चर है दी हुई पॉलीएथिलीन की। और इसके अंदर आप देख सकते हैं इसका जो फार्मूला है वो C2H2 है, C फॉर कार्बन और H फॉर हाइड्रोजन। और इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि कार्बन के जो ब्लैक बॉल्स हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो वाइट बॉल्स हैं ये या ग्रे बॉल्स हैं ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग चेन कार्बन चेन है, इसकी कार्बन चेन के साथ हाइड्रोजन लगी हुई है, तो ये हाइड्रोकार्बन भी आप इसको कह सकते हैं। और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो सेमी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो सकती है। और इसके अंदर कुछ पार्ट जो है, ये जो चेन्स हैं उनके कुछ पार्ट जो हैं वो रिपीटिंग पैटर्न में, रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न में होंगे, चेन फोल्डेड होंगे, जैसे इसको यहाँ पे नज़र आ रहा है क्रिस्टलाइन लैमिन आपको नज़र आ रहा है। और इसी तरह यहाँ पे आपको अमॉर्फस रीजन भी नज़र आ रहा है। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस रीजन को मिलाने वाला जो एक मॉलिक्यूल है इसे टाई मॉलिक्यूल कहते हैं। तो जो पॉलीमर्स हैं ये सेमी क्रिस्टलाइन होते हैं, और अगर ये मैक्सिमम सबसे ज़्यादा क्रिस्टलाइन पॉलीमर भी होगा तो वो 95% तक क्रिस्टलाइन होगा, जो 5% है वो फिर उसका अमॉर्फस होगा। क्रिस्टलाइन पोर्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि उसकी जो चेन्स हैं रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न के अंदर होंगी, और चेन फोल्ड्स होंगी, या फिर स्फेरियोलाइट स्ट्रक्चर होगी। आगे जाके आएगा तो दो तरह की इसमें स्ट्रक्चर होगी, या तो स्फेरियोलाइट होगी या फिर चेन फोल्डेड होंगी, लेमिला होगा, प्लेट टाइप होगा, प्लेट शेप्ड होगा। तो दोनों इसके दोनों रीजन इसके अंदर होंगे, अमॉर्फस भी होगा और क्रिस्टलाइन रीजन, दोनों इसके अंदर पॉलीमर्स के अंदर मौजूद होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिगर बी है इसमें चेन फोल्डेड है, और फिगर सी के अंदर जो है वो स्फेरियोलाइट है। तो दो तरह की यहाँ पे क्रिस्टलाइन रीजन जो है वो दो शक्लों में होगा, एक तो होगा चेन फोल्डेड होगा और दूसरा स्फेरियोलाइट स्ट्रक्चर होगा। चेन फोल्डेड क्रिस्टलाइट जो है उसमें प्लेट शेप्ड क्रिस्टलाइन रीजन्स हैं, जहाँ पर मॉलिक्यूलर चेन जो है वो फोल्ड हो रही हैं बैक एंड फोर्थ अपने ऊपर, और ये बना रही हैं फेस बना रही हैं क्रिस्टलाइन रीजन का। इसी तरह जो स्फेरियोलाइट स्ट्रक्चर है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये चेन फोल्ड्स हैं, क्रिस्टलाइट्स हैं, रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द कॉमन सेंटर। यहाँ पर एक कॉमन सेंटर है ये जिसको हम न्यूक्लिएटिंग सेंटर भी कहते हैं। तो यहाँ न्यूक्लिएटिंग सेंटर से ये ग्रो करता है, इसका जो क्रिस्टलाइन रीजन है ये ग्रो करेगा इन द फॉर्म ऑफ चेन फोल्डेड। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो चेन फोल्डेड पोर्शंस हैं वो ग्रो करते हैं और एक फ्लावर की जो है वो शेप बनाते हैं, और इस शेप को हम कहते हैं स्फेरियोलाइट स्ट्रक्चर। तो दो तरह की शेप्स होंगे क्रिस्टलाइन रीजन के अंदर, एक तो होगी चेन फोल्डेड है और दूसरा क्या है स्फेरियोलाइट। स्फेरियोलाइट स्ट्रक्चर के अंदर इसका जो सेंट्रल पॉइंट है यहीं से जो चेन फोल्डेड है रीजन है वो स्टार्ट होता है। और आप देख सकते हैं कि चेन फोल्डेड रीजन के अंदर आप देख सकते हैं कि अमॉर्फस रीजन्स हैं, और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाई चेन मॉलिक्यूल्स हैं जो दोनों रीजन्स को आपस में मिलाते हैं। तो फिगर के अंदर आप देख सकते हैं लेमिला भी आपको नजर आएगा, अमॉर्फस रीजन भी आपको नजर आएगा, और चेन फोल्डेड जो टाई चेन्स मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आपको नजर आएंगे, जो कि दोनों रीजन्स को आपस में मिलाते हैं। एक टेम फिगर ही है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक फिगर यहाँ पर नज़र आ रही है जो कि स्फेरियोलाइट स्ट्रक्चर की है। और यहाँ पर जो वाइट लाइंस हैं ये चेन फोल्डेड पार्ट हैं, जो जिसकी थिकनेस यहाँ पर दी है 10 नैनोमीटर, और रेडियली आउटवर्ड हो रहे हैं फ्रॉम द सेंटर, एक जिसका न्यूक्लिएटिंग सेंटर है। और जो पॉलीएथिलीन है उसके बैग्स हैं, हम यूज़ करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर। हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ें, पॉलीमर स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्यों हम फोकस करें। अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल एंड स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एंड बिहेवियर ऑफ द पॉलीमर मटेरियल्स। तो पॉलीमर की जो स्ट्रक्चर है वो उसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है। और इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी, और
जो डिपेंड करेगी डेंसिटी, स्टिफनेस, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी पे डिपेंड करेगी। डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग ये हम पढ़ेंगे, और पॉलीमर केमिस्ट्री है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर कहता है कि पॉलीमर जो हैं वो 2 तरह के होंगे, एक नेचुरली अकरिंग होंगे जो नेचर ने हमारे लिए बनाए हैं, और वो प्लांट्स के अंदर भी होंगे और एनिमल्स के अंदर भी होंगे, और दूसरे हैं मैन मेड हैं जिनको हम सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, और एग्जांपल्स उसकी हो सकती हैं वुड है, रबर है, कॉटन है, वूल है, लेदर है, सिल्क है, ये सारी चीज़ें नेचर ने बनाई हैं, लिहाजा ये जो पॉलीमर्स हैं ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं। और अदर नेचुरल पॉलीमर्स, इसके अंदर प्रोटीन्स आ जाती हैं, एंजाइम्स आ जाती हैं, स्टार्च आ जाती हैं, सेलुलोज आ जाती हैं, or and these are important in biological and physiological processes in the plants and animals. Modern research tools have made possible to find molecular structures and to develop many polymers from the small organic molecules. जो नेचर ने स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं, हम रिसर्च टूल की हेल्प से हम नए पॉलीमर्स भी बना सकते हैं। और प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक, रबर्स, ये सारे पॉलीमर्स हैं जो कि मैन मेड हैं, और ये फाइबर्स भी बनाए जा सकते हैं जो कि मैन मेड हों। और metals and wood parts have been replaced by the plastics having satisfactory properties and can be produced at lower cost। तो metals और wood को प्लास्टिक्स जो हैं या पॉलीमर जो हैं वो इसको रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये लो कॉस्ट हैं और फिर इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हैं। और वैसे भी आपको पता है कि जो प्योर एलिमेंट्स हैं वो यूज़ नहीं हो रहे और उसकी जगह कंपोजिट मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं। तो मेटल्स और वुड से भी जो पॉलीमर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनाए जा सकते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। As compared to the metal and ceramics, the properties of polymers are complex related to the structural elements of the material। तो इसकी जो पॉलीमर्स की स्ट्रक्चर है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। मेटल्स तो हैं क्रिस्टलाइन हैं, इनके अंदर एटम्स हैं और रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न में हैं। इस तरह ceramics हैं वो जो हैं वो अमॉर्फस हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन हो सकते हैं। लेकिन जो पॉलीमर्स हैं चूँकि लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिहाजा इनको क्रिस्टलाइन इनका क्रिस्टलाइन नेचर के अंदर रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको स्टडी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू द मेटल्स एंड सिरामिक्स, क्योंकि ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होती है, और ये दोनों कोवलेंट बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं। जिस तरह आप एथिलीन का एक मॉलिक्यूल देख रहे हैं और C2H4 इसका फार्मूला है, इसमें 2 कार्बन एटम हैं जो कि डबल बॉन्ड के साथ जिनके साथ डबल बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हैं इसके साथ। तो ये इनके दरमियान, हाइड्रोकार्बन के दरमियान जो एटम्स हैं वो जुड़े हुए होते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग। और कोवलेंट बॉन्डिंग का आपको पता है कि ये शेयरिंग वाली बॉन्डिंग है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। इसको आसानी से इन एलिमेंट्स को डिटैच करना जो है वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इस तरह जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड भी पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि एसिटिलीन के अंदर आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरह एथिलीन के अंदर आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। ये 3 लाइनें, ये 2 लाइनें पैरेलल लगी हुई हैं, ये जो लाइंस हैं ये इसके बॉन्डिंग बता रही हैं। इसी तरह जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ मिलके H2 मॉलिक्यूल बनेगा, तो ये शेयरिंग से बनेगा, और इसके दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड होगा। तो जो बॉन्डिंग है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर वो सिंगल बॉन्ड भी होगा, डबल बॉन्ड भी होगा, और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। जो सिंगल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्डेड हैं वो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे। ये जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इनमें बॉन्ड को ब्रेक करके कोई भी एलिमेंट यहाँ इसके साथ अटैच किया जा सकता है, और अगर सिंगल बॉन्डेड होंगे तो सैचुरेटेड होंगे, और उनके साथ अटैच करना इतना आसान नहीं होगा, और उसके लिए फिर आपको एक एटम रिमूव करना पड़ेगा। फिर वहाँ पर आप कोई भी ग्रुप ऑफ एटम्स या कोई भी एलिमेंट जो है एटम, आप उसको या मॉलिक्यूल है या रेडिकल है, आप उसको वहाँ पर अटैच कर सकते हैं। Molecules having double और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स आर अनसैचुरेटेड, जैसे एसिटिलीन के अंदर दिया हुआ है
ये अनसैचुरेटेड है। इसी तरह एथिलीन है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है। और मीथेन को आप देख सकते हैं, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है और ये सैचुरेटेड है। कोवलेंट बॉन्ड्स इन ईच मॉलिक्यूल आर स्ट्रॉन्ग इनसाइड अ सिंगल मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो कोवलेंट बॉन्डिंग है ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अलबत्ता अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो वान डेर वाल बॉन्ड भी हो सकता है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वान डेर वाल बॉन्डिंग है ये कंपैरेटिवली वीक बॉन्डिंग है, और इसकी वजह से ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वान डेर वाल बॉन्डिंग होती है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। हाइड्रोकार्बन्स में जो कॉमन एग्जांपल है वो है पैराफीन कंपाउंड्स की, ये पैराफीन मॉलिक्यूल्स की, और इसका फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है CnH2n+2। तो n को आप पुट कर दें 1 2 3 4, तो आपके पास पैराफीन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। 1 पुट करेंगे तो मीथेन बन जाएगा C1H4, और या CH4 ये मीथेन बन जाएगा। n को आप 2 पुट कर दें C2H6 बन जाएगा, ईथेन हो जाएगी। n को आप 3 पुट कर दें तो ये प्रोपेन बन जाएगी। इस तरह ब्यूटेन है और पेंटेन और हेक्सेन है। तो वन कैन गेट द पैराफिन कंपाउंड्स, ठीक है। ओवरऑल एग्जांपल्स की मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह है। बॉइलिंग पॉइंट राइजेस विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। अब वो कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट है वो राइज करता है जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। मॉलिक्यूलर वेट कैसे बढ़ेगा? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है जी अगर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं और उनकी जो चेन है वो लॉन्ग होती जा रही है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ सकता है। या उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम जब बढ़ते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा और उनका बॉइलिंग पॉइंट है और राइज करेगा। आप देख सकते हैं कि मेथीन का बॉइलिंग पॉइंट है, एथीन का दिया हुआ है, प्रोपेन का है, ब्यूटेन का है, पेंटेन और हेक्सेन है। तो आप देख लें कि इसका ग्रेजुअली बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे ही इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम जो है इंक्रीज कर रहे हैं, जिस तरह इसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता जा रहा है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज करता जा रहा है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं जैसे कि बेंजीन है। तो इस बेंजीन के रिंग को आप देख लें, इसके अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं और इसके अंदर अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। CC में सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल आएगा, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं जिसमें सिंगल डबल अल्टरनेटिव आए तो उसे हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जैसे तो 3 टाइप्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एल्केन्स हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस हैं। ये 3 टाइप हैं, लेकिन आमतौर पे जो पाई जाती हैं वो पैराफिन कंपाउंड्स ही हैं, और उसके अंदर मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल है। आइसोमरिज्म का मतलब है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनकी कंपोजिशन सेम हो लेकिन एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट हो। मसलन आप देख सकते हैं कि ब्यूटेन है, तो ये 2 तरह की ब्यूटेन आपको नज़र आ रही है। एक आपको नज़र आ रही है नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरी आपको नज़र आ रही है आइसो ब्यूटेन। दोनों के अंदर आप देखें तो इसके अंदर कार्बन के एटम जो हैं वो 4 हैं दोनों में, और हाइड्रोजन के 10 हैं। 10 हाइड्रोजन के और 10 कार्बन के एटम्स यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन कंपोजिशन सेम है लेकिन उनकी और एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट है। सो अगर एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं उसकी एटॉमिक अरेंजमेंट पे या आइसोमेरिक स्टेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। सो एक का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो है, एक का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं आइसोमेरिक स्टेट के ऊपर। फिगर के अंदर आप देख सकते हैं टेबल है, इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कॉमन हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स हैं और मैनी हाइड्रोकार्बन इन्वॉल्व्स पॉलीमर स्ट्रक्चर, और आर डैश आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जो आर डैश है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, ये ऑर्गेनिक ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे कि मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है। अगर आप देखें तो पहली फैमिली है अल्कोहल्स की। अल्कोहल फैमिली जो है हाइड्रोकार्बन्स हैं और इसका जो करेक्टरिस्टिक यूनिट है वो ROH है। और R जो है यहाँ पर कोई आप ग्रुप लगा सकते हैं, तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3। तो CH3 OH के साथ मिलाएंगे तो ये मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरह ईथर्स हैं, ईथर का जो फार्मूला है ROR डैश है, और इसमें दोनों तरफ अगर आप मिथाइल ग्रुप लगा दें तो ये फिर बन जाएगा डाई मिथाइल ईथर। इसी तरह एसिड्स हैं,
एस्टर का ये फार्मूला है RCOHO, ठीक है। आर को आप रिप्लेस कर दें, इथाइल वाला जो ग्रुप है यहाँ पे लगा दें, तो ये आ जाएगा, ये बन जाएगा एसेटिक एसिड CH, ये एसिटिक एसिड जो है ये बन जाएगा। और इसी तरह एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड के अंदर ये HCO और R, तो इस R की जगह यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ही लगा देंगे तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। इसी तरह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं, ये मैंने आपको बता दिया, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के अंदर अगर आप OH ग्रुप लगा दें तो ये फिनॉल बन जाता है। पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स हैं वो ज़्यादा हैं, और छोटे छोटे इसके रिपीटिंग यूनिट्स हैं। तो जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं ये जिसे मोनोमर्स कहते हैं, तो बहुत सारे मोनोमर्स मिलके एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो the molecules in the polymers are huge in comparison to the hydrocarbon molecules. हाइड्रोकार्बन के अंदर तो इतने लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स नहीं होते, लेकिन पॉलीमर्स के अंदर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइज की वजह से उसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा गया है या पॉलीमर का नाम दिया गया है। Within each molecule, the atoms are bound by covalent interatomic bonds. ये देखें, ये और तलब बात है, वो कहता है कि एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं वो कोवलेंट इंटरएटॉमिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, लेकिन जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कैसे जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे थ्रू सेकेंडरी बॉन्डिंग। सेकेंडरी बॉन्डिंग के अंदर वंडर वॉल बॉन्डिंग आ सकती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकती है। विद इन ईच मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल के इनसाइड जो एटम्स हैं वो जुड़े हुए होंगे कोवलेंट इंटरएटॉमिक बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्डिंग से जुड़े होंगे, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़े होंगे थ्रू सेकेंडरी बॉन्डिंग, जिसको आप कहते हैं वंडरवॉल बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। फॉर कार्बन चेन पॉलीमर्स, बैकबोन ऑफ द ईच चेन, बैकबोन ऑफ ईच चेन इज अ स्ट्रिंग ऑफ कार्बन एटम्स दैट मे हैव सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कार्बन चेन पॉलीमर्स के अंदर इसकी एक बैकबोन होगी, और इस बैकबोन के ऊपर जो कार्बन के जो एटम्स हैं वो जुड़े होंगे आपस में। ये हो सकता है कि सिंगली बॉन्डेड हो, डबली बॉन्डिंग हो, या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग उनके दरमियान हो सकती है, कार्बन कार्बन के दरमियान। बोथ चेन्स एंड साइड डबल बॉन्ड आर आल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है कि चेन जो है, चेन में सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर जो साइड वाले बॉन्ड्स हैं वो भी सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। Each of the valence electron of the carbon atom be involved inside the bonding with the other atoms or radicals। तो इस बात का तो हमें पता ही है कि कार्बन के जो एटम्स हैं वो शेयरिंग करते हैं और फिर बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं। These macromolecules are composed of structural entities called, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, वो कहते हैं रिपीट यूनिट से बनते हैं या फिर मोनोमर से बनते हैं। जो मोनोमर है ये इसका रिपीट यूनिट है जो कि बार बार रिपीट होना है, which are successively repeated along the chain। तो यहाँ पर दिखाया गया है एक, इसमें एक चेन दिखाई गई है, इसके अंदर कार्बन सी को आपस में लिंक दिखाया गया है, और दूसरी एक और है जिसके अंदर जिगजैग बॉन्डिंग है। तो एक्चुअली इस तरह होता तो नहीं है कि कार्बन कार्बन के साथ 180 डिग्री के साथ जो है वो बॉन्ड की हुई हो, बल्कि इनके दरमियान कोई और एंगल होगा, वो होगा 180 डिग्री नहीं होगा, कोई और है जिगजैग। यानी फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक जिगजैग कार्बन चेन है। ये जो ब्लैक से बॉल्स नजर आपको नजर आ रहे हैं ये कार्बन के हैं, और जो ग्रे से हैं ये हाइड्रोजन के हैं। तो एक्चुअली इनके दरमियान जो है वो एंगल होगा, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं, बनाते हैं अपनी आसानी के लिए, तो फिर इसे 180 डिग्री का एंगल ही बना लेते हैं। केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन एथिलीन इज ए गैस एट एम्बियंट कंडीशन, ठीक है। जो एथिलीन है वो कहता है कि एम्बियंट कंडीशंस के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर के ऊपर ये गैस है। इफ एथिलीन गैस इज रिएक्टेड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, ठीक है, अगर एथिलीन गैस को का रिएक्शन करवाया जाए, इट विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्म टू पॉलीएथिलीन, इसकी पॉलीमराइजेशन होगी, पॉलीएथिलीन में कन्वर्ट हो जाएगी एथिलीन, विच इज अ सॉलिड पॉलीमेरिक मटेरियल। ये कैसे होगा, अगर आपने पॉलीएथिलीन बनानी है तो आपको पॉलीमराइजेशन करानी पड़ेगी किसकी, एथिलीन की। तो डेफिनेटली एक केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन के ज़रिए
एथिलीन पॉलीएथिलीन में कन्वर्ट होगी। दिस प्रोसेस बिगिंस विद एक्टिव सेंटर। इसमें एक एक्टिव सेंटर बनेगा या अनपेड इलेक्ट्रॉन बनेगा, इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इनिशिएटर आर एंड एथिलीन मोनोमर। एथिलीन मोनोमर और इनिशिएटर के दरमियान एक रिएक्शन होगा जिसके नतीजे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेगा या एक्टिव सेंटर बनेगा। तो जो अगला मोनोमर है वो एक्टिव सेंटर के साथ या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच हो जाएगा, कोवैलेंटली बॉन्ड बनाएगा और फिर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बनेंगे। द पॉलीमर चेन्स फॉर्म्स बाय द सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ द मोनोमर यूनिट्स टू दिस एक्टिविटी ग्रोइंग the chain molecules, adding many ethylene monomer units, the polyethylene molecule is formed. फिगर के अंदर आप देख सकते हैं, पहले तो एथिलीन मोनोमर है, आप देख सकते हैं कार्बन के दरमियान ये डबल बॉन्ड है और इसके साथ ये 4 हाइड्रोजन के एटम लगे हुए हैं C2H4। और जब इसका रिएक्शन करवाया जाएगा इनिशिएटर के साथ, ये R और डॉट लगा हुआ है प्लस एथिलीन मोनोमर है। जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो कार्बन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जिसे हम कहते हैं इसका एक्टिव सेंटर बन जाएगा। तो ये जो डॉट है ये इसका एक्टिव सेंटर है। R प्लस इनिशिएटर R जो उसको पॉलीमराइज कर रहा है, प्लस के साथ एथिलीन है। इसके साथ क्या हुआ है कि ये कार्बन कार्बन का एक जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है, इनिशिएटर ने ब्रेक करवाया है और वहाँ पर डॉट लगा दिया है, वहाँ पर एक्टिव सेंटर है। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि पहले एक एक्टिव मोनोमर है और इस एक्टिव मोनोमर के साथ प्लस आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है एथिलीन का, इसका भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा और जहाँ पर ये एक्टिव सेंटर है वहाँ पर इसकी कोवैलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी और दो मोनोमर आपस में मिल जाएंगे। मोनोमर्स को मिलाने के लिए उसमें उसका केमिकल रिएक्शन कराना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन में जो इनिशिएटर है वो क्या करता है, कार्बन का जो डबल बॉन्ड है उसको वो ब्रेक करेगा और वहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा। तो दोनों तरफ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और वो आपस में मिल जाएंगे और वहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इसका जो फार्मूला है यहाँ पर लिखा हुआ है CCHH और डैश में ब्रैकेट डाल के N डाल दिया है। तो N जो है वो इसके नंबर ऑफ रिपीट यूनिट्स हैं। N अगर ज़्यादा होगा तो उस लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल का जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा होगा और N अगर स्मॉल है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो एक ऐसा पॉलीमर जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और होंगी, और एक ऐसा वही उसी टाइप का जो पॉलीएथिलीन है, पॉलीएथिलीन का एक मैक्रो मॉलिक्यूल जिसमें रिपीट यूनिट ज़्यादा हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी एक ऐसे पॉलीएथिलीन के मॉलिक्यूल के साथ जिसके साथ रिपीट यूनिट कम लगे हुए हैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक वेट के ऊपर या मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करती है। फिगर ए के अंदर आप देख सकते हैं कि रिपीट यूनिट है, इसी तरह फिगर बी है। आप देख सकते हैं फिगर ए जो कि आमतौर पर यूज होती है इज नॉट स्ट्रिक्टली करेक्ट। ठीक है, द एंगल बिटवीन द सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम इज क्लोज टू 109 डिग्री नॉट 180 डिग्री, और अ मोर एक्यूरेट 3D मॉडल इज one in which the carbon atoms form a zigzag pattern. The carbon-carbon bond length is being 0.154 नैनोमीटर। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है वो दी हुई है, कार्बन से कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पर दी हुई है, नैनोमीटर्स के अंदर है, 0.154 नैनोमीटर्स के अंदर है। और पॉलीमर स्ट्रक्चर्स है अदर केमिस्ट्रीज है अदर, ठीक है, सिर्फ पॉलीएथिलीन ही नहीं है, और भी पॉलीमर्स हैं। फॉर एग्जांपल कहता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन मोनोमर CF2 कैन पॉलीमराइज, अगर इसकी पॉलीमराइजेशन की जाए टू प्रोड्यूस पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है, जिसको हम टेफ्लॉन भी कहते हैं, और ये फ्लोरोकार्बन फैमिली से बिलोंग करता है और इसका यहाँ पर जो सिंबल है या स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दिखाई गई है। So many other polymers are also found in literature like polyvinyl PVC, polyvinyl chloride। तो polyvinyl chloride का आप देख सकते हैं फार्मूला देख सकते हैं
और इसकी जनरल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आर लगा हुआ है, तो कहता है आर इज आइदर एन एटम, हाइड्रोजन हो सकता है, आर जो है यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। अगर आर की जगह हम हाइड्रोजन लगा लें तो ये पॉलीएथिलीन बन जाती है, और अगर आर की जगह हम क्लोरीन लगा लें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। और इसी तरह यहाँ आर की जगह जो मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है या फिनाइल ग्रुप है, वो भी अटैच किया जा सकता है। वो कहता है जो पॉलीमर्स हैं वो एक तो होमोपॉलीमर्स होते हैं, होमोपॉलीमर्स, और दूसरे कोपॉलीमर्स हैं। When all the repeating units along the chain are of the same type called homopolymer, जैसे पीवीसी है। होमोपॉलीमर आप देख सकते हैं, तो ये जो पिंक डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये मोनोमर्स हैं। तो एक ही तरह के मोनोमर्स को अगर जोड़ दिया जाए तो इस तरह का जो पॉलीमर बनेगा वो होमोपॉलीमर है, और अगर एक से ज़्यादा तरह के मोनोमर्स को मिला के पॉलीमर बनाएंगे या पॉलीमराइजेशन करेंगे तो वो बनेगा कोपॉलीमर। तो जो होमोपॉलीमर्स हैं ये प्योर पॉलीमर्स हैं, ठीक है, और जो कोपॉलीमर्स हैं इन पॉलीमर्स के अंदर मिक्सिंग की हुई है। जैसे आप कह सकते हैं कि एलिमेंट है, गोल्ड है, सिल्वर है, निकल है, ठीक है, ये प्योर है, और जब आप इसका कोई कंपाउंड बनाएंगे, कोई दूसरा एलिमेंट उसके अंदर डालेंगे तो वो उसका कंपाउंड बन जाएगा, तो वो क्या होगा, कोपॉलीमर। सो जिस तरह हम प्योर मटेरियल्स को यूज़ नहीं कर सकते, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड प्योर नहीं यूज़ होते, हमेशा उनके साथ कंपाउंड लेना पड़ता है, बनाना पड़ता है। लिहाजा होमोपॉलीमर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि कोपॉलीमर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसमें इम्बेड की जाती हैं। चेन्स में बी कंपोज्ड ऑफ द टू और मोर डिफरेंट रिपीट यूनिट्स, ठीक है, अगर रिपीट यूनिट्स उसके डिफरेंट हैं तो कोपॉलीमर बन जाएगा, जिसकी एग्जांपल्स निकला जी नाइट्राइल रबर है। और जो होमोपॉलीमर है इसमें जो रिपीट यूनिट हैं वो सेम टाइप के होंगे, और इसकी एग्जांपल्स ने दे दी पीवीसी। और अगर ये तो देखें ना, एक तो लाइन के अंदर है, बिल्कुल एक चेन के अंदर है, तो हो सकता है कि टू डायमेंशनल पॉलीमर भी बने। ये तो एक लाइन के अंदर लीनियर पॉलीमर्स हैं, तो ये जो लीनियर पॉलीमर्स हैं ये होमोपॉलीमर कोपॉलीमर्स हैं, ठीक है। होमोपॉलीमर्स मीन एक ही तरह के रिपीट यूनिट हैं, कोपॉलीमर के अंदर डिफरेंट टाइप के रिपीट यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है। और अगर ये बनाएं 2D स्ट्रक्चर बनाएं, तो अगर ये 2D स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं बाई फंक्शनल मोनोमर्स। एक ऐसे मोनोमर्स जो 2D स्ट्रक्चर के अंदर होंगे वो बाई पॉलीमर, वो बाई फंक्शनल मोनोमर्स होंगे, जिसकी एग्जाम्पल उसने दी एथिलीन की। मोनोमर्स हैव an active bond that may form two covalent bonds with each other, monomers forming a 2D chain like molecular structure। अगर 2D chain like molecular structure अगर monomers बनाएं तो वो बाई फंक्शनल हो जाएंगे। इसी तरह अगर वो 3D molecular network structure बनाएंगे तो वो हो जाएगा ट्राई फंक्शनल। तो जो पॉलीमर्स हैं वो बाई फंक्शनल भी हो सकते हैं, ट्राई फंक्शनल भी हो सकते हैं, और लीनियर भी हो सकते हैं। रिपीट यूनिट यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो रिपीट यूनिट है वो आप देख रहे हैं, सीसी, और एक उसमें क्लोरीन है, और बाकी हाइड्रोजन की लगे हुए हैं एटम्स, और एक और यहाँ पे पॉलीमर दिखाया जा रहा है पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, और इसके अंदर है C2F4, और इसमें 2 कार्बन के और 4 फ्लोरीन के लगे हुए हैं। और इसी तरह पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीप्रोपिलीन के अंदर कार्बन के साथ एक ना मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। तो ये इसका रिपीट यूनिट है। तो ये जो रिपीट यूनिट है ये बार बार पॉलीमराइज होके तो पॉलीमर जो है वो बनता है इसका रेलेवेंट। मॉलिक्यूलर वेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके ऊपर जो है वो मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस पर डिपेंड करती हैं, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, जब हम उसको पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उनकी जो चेन्स हैं, मॉलिक्यूल्स के जो चेन्स हैं, वो उनकी लेंथ एक जैसी नहीं रहती, बल्कि किसी की लेंथ ज़्यादा हो जाती है और किसी की लेंथ कम हो जाती है। तो एक उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, जिसमें जो चेन लेंथेज है उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद होती है। ड्यूरिंग polymerization process, not all the polymer chains will grow to the same length. This results in
a distribution of the chain lengths or molecular weight. Large molecular weight और long chain polymer definitely अगर molecular weight ज़्यादा है तो उसके अंदर जो monomers हैं, number of monomers वो ज़्यादा होंगे और उनकी जो चेन्स हैं वो उतनी लॉन्ग होती जाएगी। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज स्पेसिफाइड। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लिखा हुआ होता है। जब हम कोई पॉलीमर परचेज करते हैं तो उसके ऊपर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट लिखा होता है। जिस तरह ये आप देख सकते हैं पॉलीविनाइल अल्कोहल है और इसका यहाँ पर इसके ऊपर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ है 89,000 टू 98,000। तो इसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ है 89,000 से लेके 98,000 तक। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चेन लेंथेस होंगी जो उसके ऊपर दी हुई होंगी। एक ऐसा पीवीए जिसकी ये डिस्ट्रीब्यूशन है 89 टू 98,000, उसकी प्रॉपर्टीज और होंगी। और अगर कोई दूसरा पीवीए है वो पीवीए पॉलीविनाइल अल्कोहल ही है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर वेट अगर कम हो जाए 1000 से 1500 तक हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड किया जा सकता है पॉलीमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज से, और विस्कोसिटी से आप उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं, या फिर उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से भी आप उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर दो तरीके बताए जा रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने के, और एक को हम कहते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और MN से डिनोट करते हैं, और दूसरा है जी वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। अगर आप फिगर के ऊपर देखें तो फिगर के अंदर MW लिखा हुआ है। MW का मतलब है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर दिया हुआ है 89,000 टू 98,000। तो इसी तरह जो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है वो भी दिया हुआ होता है। तो हम फाइंड करना चाहेंगे कि MN कैसे फाइंड करेंगे और MW कैसे फाइंड करेंगे। पहला जो है जी नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट MN कैसे फाइंड करें। MN को फाइंड करने का फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। MN बार ये है समेशन XI MI, और ये जहाँ पर जो MI है, जो MN है, this is obtained by dividing the chain into the series of size ranges and then finding the number fraction of the chains within the each size range. It can be calculated using this formula। और MI यहाँ पर दिया हुआ है मीन molecular weight या फिर middle of the molecular weight of the size of range I, और XI है जी fraction of the total number of chains within the corresponding size। तो अगर आपके पास कोई डाटा है तो उस डाटा का आप बना लें जी नंबर फ्रैक्शन, और मॉलिक्यूलर वेट के साथ इसके डिस्ट्रीब्यूशन बना लें, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमने इसका MN फाइंड करना है। आगे की एग्जांपल आ रही है, उस एग्जांपल में MN फाइंड किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा होता है जी MW। तो MW है जी वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इसको कैसे फाइंड करें, तो इसका फार्मूला जो है वो दिया हुआ है MW = WI MI। और यहाँ पर MI जो है वो कह रहा है जी मॉलिक्यूलर वेट है, मीन मॉलिक्यूलर वेट है या मिडल ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट है, और WI जो है वेट फ्रैक्शन है। तो ये वेट फ्रैक्शन, और अगर आपके पास कोई ऐसा डाटा है तो आप वेट फ्रैक्शन और मॉलिक्यूलर वेट का एक बार ग्राफ बना लें और वहाँ से आप उसका MW फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम टिपिकल मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व बनाएं तो आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व जो है वो किस तरह की बनती है, और इसके अंदर दो पॉइंट भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक है जी एक पॉइंट जो कि स्टॉप वैल्यू है, पीक वैल्यू है, वो उसको वो कह रहा है जी नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है, और एक दूसरा पॉइंट है जो उसकी RMS वैल्यू के बराबर तकरीबन होगा, तो ये उसका जो है वो वेट एवरेज है, MW के बराबर होगा। Many polymer properties are affected by the length of the polymer chains। polymer properties किस पे डिपेंड करती हैं, length of the molecular chains के ऊपर डिपेंड करती हैं। जितनी chains लंबी होती जाएंगी molecular weight बढ़ता जाएगा, physical properties जो है वो चेंज होंगी, melting boiling point, उसकी density, viscosity, सारा कुछ जो है वो चेंज होता जाएगा। For example कहता है melting temperature increases with increasing molecular weight, और at room temperature polymers with very short chains जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है 1000 ग्राम पर मोल होगा विल जनरली एग्जिस्ट एज लिक्विड। तो मॉलिक्यूलर वेट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 100 से लेस है, 100 जितना है, तो फिर वो लिक्विड्स होंगे, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 ग्राम पर मोल होगा वो वैक्सी सॉलिड्स होंगे, पैराफिन वैक्स की तरह, ये सॉफ्ट रेजन्स की तरह होंगे। और कहते हैं सॉलिड पॉलीमर्स और हाई पॉलीमर्स है मॉलिक्यूलर वेट बिटवीन
10,000 टू सेवरल मिलियन ग्राम पर मोल तक, ठीक है। तो इस तरह के जो सॉलिड पॉलीमर्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई है, 10,000 से लेके मिलियंस, सेवरल मिलियंस तक जाएगा। जिस तरह आपने देखा है पीवीए का जो मॉलिक्यूलर वेट है आप देख चुके हैं 89,000 से लेके 98,000 तक। तो ऐसे पॉलीमर जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज़्यादा होगा वो आपको सॉलिड नज़र आएंगे, और जिनका 1000 तक होगा वो आपको वैक्सी से नज़र आएंगे, सॉफ्ट से नज़र आएंगे, जेली लाइक नज़र आएंगे, और जिनका 100 तक होगा वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। Thus, the same polymer material can have different properties if it is produced with different molecular weight. Other properties that depend on the molecular weight include elastic modulus और strength. तो दूसरी property जो है उसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के विस्कोसिटी के अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टीज है वो इलास्टिक मॉडुलस यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थर्मल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, जैसे उसकी मॉलिक्यूलर वेट जो है वो चेंज होता है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डीपी, इसको कैसे फाइंड करेंगे, mn जो भी हमने फाइंड किया इसको m से डिवाइड कर देते हैं। तो जो m है वो क्या चीज़ है, रिपीट यूनिट मॉलिक्यूलर वेट है, रिपीट यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट, और ऊपर क्या है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो इसकी रेशियो से हमें मिलेगा डिग्री ऑफ polymerization. Degree of polymerization is the average number of repeat unit in a chain. Average number of repeat unit, average number of repeat unit हैं वो degree of polymerization के ऊपर, एवरेज नंबर ऑफ रिपीट यूनिट से डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हम फाइंड करेंगे। एग्जांपल है पहली, उसमें कहता है कंपटीशन ऑफ द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो तीन चीज़ें आपने फाइंड करनी है। अस्यूम तो उसने दो आपको बार ग्राफ दे दिए हैं, फिगर ए के अंदर और फिगर बी के अंदर। फिगर ए के अंदर जो है वो नंबर फ्रैक्शन और मॉलिक्यूलर वेट के साथ ग्राफ है, और फिगर बी के अंदर वेट फ्रैक्शन और मॉलिक्यूलर वेट के साथ एक बार ग्राफ दिया हुआ है। इसके अंदर इंटरवल्स हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर देखें लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर वेट, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10⁻³ ग्राम पर मोल, यानी इसका मतलब है इसकी हर वैल्यू को आप 1000 से या 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह दूसरी फिगर के अंदर भी 10⁻³ है, इसका मतलब है कि जो 5 है वो होगा 5 इंटू 10⁻³, इसका मतलब है 5000 है। और जहाँ पर 10 है इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है वो 10,000 है, जहाँ पर 20 है उसका वैल्यू 20,000, और जहाँ पर 30 है उसका मतलब है 30,000 इसकी वैल्यू है। नंबर फ्रैक्शन की वैल्यूज वाई एक्सिस के ऊपर दी हुई हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। वेट फ्रैक्शन की वैल्यूज वाई एक्सिस पे दी हुई हैं, यहाँ पर आप ले सकते हैं। assume that the molecular weight distribution shown in the figure are for polyvinyl chloride, और आपने कंप्यूट करना है द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट mn फाइंड करना है, द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन dp आपने फाइंड करनी है, यानी mn आपके पास आ जाएगा तो m से आपने डिवाइड कर देना है। और ये है क्या चीज़, ये है जी पॉलीविनाइल क्लोराइड, और आखिर में आपने वेट एवरेज फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें, आसान सा तरीका है जी। हमने एक टेबल बना लिया, टेबल के अंदर हमने मॉलिक्यूलर वेट और उसकी रेंज, अब देखें इसका जो वेट है वो 5000 से लेके 10,000, और 5 to 10,000 के अंदर आप देख सकते हैं कि जो मीन एम आई की वैल्यू है, इसके सेंटर वाली जो वैल्यू है वो एम आई आ गया। जो सेंटर वाली वैल्यू है वो एम आई है। 5000 और 10,000 के दरमियान सेंटर में जो वैल्यू आती है 7500 आती है, तो ये 7500 है। फार्मूला लगेगा एम एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एम आई, और यहाँ हमें सिग्मा एक्स आई भी चाहिए, एम आई भी चाहिए। तो एक्स आई भी हम निकाल लेते हैं, एम आई निकाल लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स आई एम आई आ जाएगा, और फिर इन सब का सम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम एन। तो एक इंटरवल दिया हुआ है 5000 से लेके 10,000 तक, और उसका एम आई हमने निकाल लिया है, एम आई इसके बीच वाली वैल्यू है, बीच वाली वैल्यू 5 to 10 7.5 है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया 7500 आ गया। और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर आप वाई एक्सिस के ऊपर देखें तो वो 0.05 बनती है। इसी तरह एक्स आई और एम आई को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, एक आंसर आ गया 375। इसी तरह दूसरा इसका जो इंटरवल है वो 10,000 से लेके 15,000 तक है, और 10,000 to 15,000 के दरमियान बीच में जो लाइन आ रही है, जो वैल्यू आ रही है वो 12,500 आ रही है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप नंबर फ्रैक्शन की वैल्यू देखें
तो 0.16 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, XIMI आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट इंटरवल है 15,000 to 20,000, इसमें आप सेंटर वाली वैल्यू देखें 17,500 है, और इसमें XI की वैल्यू देखें तो 0.22 आ रही है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, XIMI बन जाएगा। इसी तरह दूसरा इंटरवल है 25,000 to 30,000 वाला, 30,000 to 35,000 वाला, और 35,000 to 40,000 वाला इंटरवल्स हैं। इन तमाम इंटरवल्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज y एक्सिस पे देखेंगे तो वो बात आ जाएगा XI, और अगर आप इन इंटरवल की सेंटर वाली वैल्यू को देखेंगे तो आपके पास आएगा MI। तो आपने क्या करना है, MI और XI को मल्टीप्लाई करके XIMI कर लेना है, और आखिर में लास्ट में आपने XIMI की समेशन ले लेनी है, तो आपको आपके पास आ जाएगा नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट सिग्मा MI XI। तो इसकी जो वैल्यू है वो आ गई 21,150, ये नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका फाइंड करना है डिग्री ऑफ पोलीमराइजेशन DP, इसका फार्मूला होता होगा MN को हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, और नीचे गया है M हमने कैलकुलेट करना है। तो M क्या चीज़ है, M है जी रिपीट यूनिट मॉलिक्यूलर वेट। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे लें, हमारे पास है क्या, कंपाउंड क्या है, पॉलीमर क्या है, हमारे पास पॉलीमर है PVC, और PVC के अंदर क्या होता है, PVC के अंदर दो कार्बन के एटम हैं, 3 हाइड्रोजन के हैं और 1 क्लोरीन का है, तो ये मिलेंगे तो ये बनेगा ये बनेगा आपका PVC। इसका फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, 2 कार्बन के एटम मुझे नजर आ रहे हैं और 3 हाइड्रोजन के एटम है, 1 क्लोरीन का है, ये सारे आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं। तो हम इसका M फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट के अंदर 2 कार्बन एटम है 2 और जो कार्बन का जो एटॉमिक वेट है 12.01 है, 3 हाइड्रोजन एटम है, इनका जो एटॉमिक वेट है 1.01 है, एक इसके अंदर क्लोरीन है वो 35.45 है। तो इनको आप ऐड कर लें, मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 62.5। इसे आप डिवाइड कर दें Mn को, तो आपके पास आ जाएगा 338। तो इसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आपके पास आ जाएगा 338। तीसरा इसका जो पार्ट है वो है जी वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, और इसी तरह उसने आपको एक बार ग्राफ दिया है, बार ग्राफ के अंदर मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर वेट फ्रैक्शन दी हुई है। तो इंटरवल्स उसी तरह ही हैं, 5,000 to 10,000, फिर 15, फिर 20, 30, 40। तो ये इंटरवल उसने बनाए हुए हैं, आपने इसके इंटरवल बना लेने हैं 5,000 to 10,000, 10,000 to 15,000, इसी तरह ये आपने इंटरवल्स बना लें और इसमें मीन वैल्यू निकाली। मसलन जो पहला इंटरवल है 5,000 to 10,000, इसका जो सेंटर वाली वैल्यू है 7,500 है, और कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आप इसकी वैल्यू देखें तो WI वेट फ्रैक्शन की जो वैल्यू है 0.02 निकलेगी। तो MI और XI दोनों को मल्टीप्लाई, MI और WI दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास 150 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा इंटरवल है 10,000 to 15,000, आप इसकी सेंटर वाली वैल्यू देख लें, जो सेंटर वाली वैल्यू है वो 12,500 है, ये MI आएगी, और वाई एक्सिस के साथ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लें तो 0.1 आ जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, WI MI, इसी तरह सारी वैल्यूज आप निकाल लें और सबको आप जमा कर लें तो हमारे पास आ जाएगा MW वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 23,200, ये आ जाएगा MW 23,200। और इसका जो MN निकला था वो 21,000 और 150। तो MW की वैल्यू ज़्यादा है और MN की जो वैल्यू है वो कम है। तो अगर आप ग्राफ देखें, पीछे जो हम ग्राफ देख रहे थे, तो MN की वैल्यू ज़्यादा है और MW की वैल्यू कम है ग्राफ को। तो ये ग्राफ जो है वो भी वेरीफाई हो जाता है कि जो नंबर एवरेज है उसकी वैल्यू ज़्यादा निकलेगी और जो वेट एवरेज है उसकी वैल्यू कम निकलेगी। यहाँ से ये क्लियर हो गया। मॉलिक्यूलर शेप, मॉलिक्यूल्स की जो शेप है वो कैसे होगी, मॉलिक्यूलर शेप कैसे होगी। तो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जब हम लिखते हैं तो सीधा 180 डिग्री के ऊपर CC लगाते जाते हैं और बाकी उसके साथ जो साइड में उसके जो बॉन्डिंग हो रही एटम्स लगे हैं उनको हम दिखाते जा रहे हैं, लेकिन इस तरह एक्चुअली होता नहीं है। तो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैव लीनियर चेन्स नेग्लेक्टिंग, अगर हम जिगजैग को नेग्लेक्ट कर दें तो फिर उसकी चेन है वो लीनियर नजर आ रही है, ठीक है। सिंगल चेन बॉन्ड्स आर कैपेबल ऑफ रोटेटिंग एंड बेंडिंग इन 3 डायमेंशंस। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये मसला हो गया कि अगर कोई मॉलिक्यूल है वो सिंगल चेन है तो वो आसानी से रोटेट भी करेगा और बेंड भी हो जाएगा। तो रोटेटिंग और बेंडिंग हो रही है 3 डायमेंशंस के अंदर। और इस तरह अगर आप देखें उसका सिंगल एक मोनोमर है, तो सिंगल मोनोमर को देख लें, सिंगल मोनोमर के अंदर 3 कार्बन एटम्स हैं आपको नजर आ रहे हैं, और 3 कार्बन एटम पहला, दूसरा, तीसरा, और इनके दरमियान
जो एंगल है वो 109 डिग्री है। तो ये कह रहा है कि अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या कर सकती है, ये जो बॉन्ड्स हैं कैपेबल ऑफ रोटेटिंग, ये रोटेट कर सकते हैं और बेंड हो सकते हैं। तो अगर इसने रोटेट करना है तो तीसरा कार्बन एटम जो है वो रोटेट होगा। तो जैसे तीसरा कार्बन एटम रोटेट होगा तो इसका मतलब ये कोनिक सेक्शन बनाएगा। तो ये कोनिक सेक्शन भी बनाएगा रोटेशन से, और इसका जो एंगल 109 है वो भी मेंटेन रहेगा, इसका एंगल भी मेंटेन रहेगा और इसके अंदर रोटेशन भी रहेंगे। ठीक है, अगर किसी पॉलीमर के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो वो उसको बेंड भी कर सकती है और उसको रोटेट भी कर सकती है। ठीक है, तो अगर आप सिंगल मोनोमर की बात करें तो सिंगल मोनोमर के अंदर जो तीसरा कार्बन एटम है उसके ऊपर फोर्स लगी तो ये 180 डिग्री के एंगल बनाते हुए कोनिक सेक्शन के अंदर ये रोटेट भी करेगा। A third carbon atom may lie at the any point on the cone of revolution and still subtend an angle of 109 degree, maintaining bond between the other two atoms. However, chain bending and twisting are possible when there is a rotation of the chain atoms into the other positions. ठीक है, तो ज़रूरी है कि जो सिंगल चेन मॉलिक्यूल्स हैं उनके बेंडिंग और ट्विस्टिंग हो सकती है, वो रोटेट भी कर सकते हैं और किसी दूसरी पोजीशन के अंदर भी जा सकते हैं। तो फिगर सी के अंदर आप देख सकते हैं कि हर तीसरा मॉलिक्यूल जो है वो बेंड और रोटेट कर सकता है और इसका जो कोनिक सेक्शन है वो यहाँ पे दिखाया गया है। Thus, a polymer of single chain molecule have many chain atoms might assume a shape like shown in the figure. अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसकी जो फिगर है वो फिगर डी जो कि नीचे फिगर दिखाई गई है उसमें बन सकती है। आप देख सकते हैं कि ये जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर ट्विस्टिंग भी है, इसके अंदर बेंडिंग भी है, इसके अंदर रोटेशन भी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंटेंगलमेंट जो है वो बन गई हैं, आपस में उलझ गई हैं इनकी जो चेन्स हैं। तो जो पॉलीमर की चेन्स हैं वो आपको इस तरह उलझी हुई नज़र आएंगी। तो अगर आपको इस तरह उलझी हुई चेन्स आपको नज़र आएँ तो इसका मतलब है कि वो पॉलीमर जो है वो कैसा होगा, वो पॉलीमर एमॉर्फस होगा। अगर यही चेन्स जो हैं जब हम पॉलीमर को बनाते हैं तो पॉलीमर को बनाते हुए ये ही चेन जो हैं अगर वो रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न बनाते हैं और उसका कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, जिस तरह हम देख सकते हैं सॉलिड्स के अंदर और सिरामिक्स के अंदर हमने देखा है कि उसके जो रिपीट यूनिट्स हैं उसके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक है, रोमिक है, ऑर्थोगोनल है। तो इसी तरह पॉलीमर्स के अंदर भी डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, मोनोमर्स हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, वो आपस में इंटेंगलमेंट हो सकती है, आपस में उलझ सकते हैं, उनका जो डिसऑर्डर हो सकता है। तो जब डिसऑर्डर होगा तो वो क्या बनेगा, अमॉर्फस पॉलीमर बनेगा। अब इसमें क्या है कि एंड टू एंड डिस्टेंस आप देख सकते हैं। तो एंड टू एंड डिस्टेंस जो है स्मॉल आर के साथ डिनोट किया हुआ है। दिस इज मच स्मॉलर देन द टोटल चेन लेंथ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल चेन लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो एंड टू एंड डिस्टेंस है वो बहुत कम है। A polymer of single chain molecule may have chain atoms might assume a shape like shown in the figure having bends, twist और kinks वो मरोड़ियाँ सी बनी। तो किंग्स इसके ऊपर बने हुए हैं, ट्विस्ट हैं इसके अंदर, बेंडिंग्स होंगी और ये जो है दिस लीड टू एक्सटेंसिव इंटरवीनिंग और इंटेंगलमेंट उलझाव, ठीक है, of the neighboring chain molecules. These molecules entanglements are responsible for important characteristics of the polymers like large elastic extensions displayed by the rubber materials. ठीक है, तो ये इसके अंदर जो entanglements हैं इसी की वजह से रबर लाइक प्रॉपर्टीज पॉलीमर्स के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि ये खींची जाती हैं और खींच के फिर ये दोबारा अपनी वापस पे पोजीशन पे भी आ सकती हैं। और आप इनको खींचेंगे जिसे हम ड्राइंग कहते हैं, एक ड्राइंग प्रोसीजर होगा। इस ड्राइंग प्रोसीजर के अंदर हम पहले पॉलीमर बनाते हैं, उसकी फिल्म बनाते हैं, फिर हम उसको खींचते हैं। तो जब उसको खींचते हैं तो उसकी जो उसकी जो उसके जो पॉलीमर्स हैं जो इंटेंगल्ड होते हैं वो सीधे हो जाते हैं। तो जैसे वो सीधे हो जाते हैं तो उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा आ जाती है। तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर पॉलीमर्स को जो है ना स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उसको हम कहते हैं ड्राइंग। तो पॉलीमर्स को ड्राइंग के ज़रिए हम उसको जो चेन्स है उसको खींच के सीधा कर देते हैं और उसके अंदर स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा आ जाती है।
Some mechanical and thermal properties of polymers are function of ability of the chain segment, ठीक है, तो उसकी बहुत सारी जो मैकेनिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती है ability of the chain segment experience rotation in response to applied stress or thermal vibration, ठीक है। तो इसमें कहता है कि एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो चेन सेगमेंट की है, एबिलिटी ऑफ द चेन सेगमेंट टू रोटेट, ठीक है, कि वो रोटेट करे। अब चेन सेगमेंट जो है तो अगर उसके दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो वो आसानी से रोटेट कर जाएगी, अगर उसके अंदर डबल बॉन्डिंग है तो उतनी आसानी से रोटेट नहीं करेगी, ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर वो रिजिड हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है चेन सेगमेंट्स के वो कैसी बनी हुई हैं, उसकी रोटेशन होगी या नहीं होगी। अगर सिंगल बॉन्डेड है तो रोटेशन आसानी से हो जाएगी, वो फ्लेक्सिबल होंगी। और अगर उसके अंदर चेन्स के अंदर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसकी जो चेन सेगमेंट्स हैं उनको मूव कराना, रोटेट कराना आसान नहीं होगा। तो इस तरह के जो पॉलीमर्स हैं वो रिजिड होंगे, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। रोटेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, एक है रोटेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, आप पॉलीमर को आप रोटेट करवा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द रिपीट यूनिट स्ट्रक्चर, किस पे डिपेंड करती है, रिपीट यूनिट स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री पे डिपेंड करती है। कहता है फॉर एग्जांपल द चेन सेगमेंट दैट हैव ए डबल बॉन्ड इट रोटेशनली रिजिड, डबल बॉन्ड होगी रोटेशनल रिजिड होगी, सिंगल बॉन्ड है रोटेशनली सॉफ्ट होगी। इस तरह ट्रिपल बॉन्ड है वो रोटेशनली बहुत ज़्यादा रिजिड होगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ए बल्कि अ लार्ज साइड ग्रुप, दूसरा इंपॉर्टेंट एक उसने कहा जी बॉन्डिंग टाइप, रोटेशनल फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है बॉन्डिंग टाइप के ऊपर, वो सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डिंग है, ट्रिपल बॉन्डिंग है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ और किसका वो जिक्र कर रहा है वो है जी इंट्रोडक्शन ऑफ द बल्कि लार्ज साइड ग्रुप, कि जो साइड ग्रुप्स हैं वो बल्कि हों। जैसे आप देख सकते हैं पॉलीस्टाइरीन है, पीएस है, इसके अंदर देखिए बेंजीन रिंग लगा दिया, हैवी बल्कि साइड ग्रुप है। इसी तरह आप पॉलीएथिलीन देख लें, इसके जो साइड ग्रुप्स है ये हाइड्रोजन में है, ठीक है। तो रोटेशनल सिमेट्री जो है, रोटेशनल फ्लेक्सिबिलिटी पॉलीएथिलीन की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पॉलीस्टाइरीन। इसी तरह आप देख सकते हैं एसिटिलीन है C2H2, इसके अंदर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर ये इसकी जो रोटेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत कम होगी, ट्रिपल बॉन्ड है इसको तो रोटेट करने ही देगी, ये तो रिजिड है। इसी तरह जो एथिलीन है इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो इसकी रोटेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ट्रिपल वाले से बेहतर होगी और सिंगल वाला जो है वो बहुत ज़्यादा रोटेशनली फ्लेक्सिबल होगा। और दूसरा उसने फैक्टर क्या बताया है कि जो साइड ग्रुप्स हैं उनका बल्कि होना, लार्ज साइड ग्रुप्स लगाना। तो लार्ज साइड ग्रुप्स होंगे अगर चेन के साथ तब भी उसकी रोटेशनल फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, हैवी ग्रुप्स हैं तब भी कम होगी, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हैं तब भी कम होगी। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी शक्ल कैसे बनेगी, तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं कि लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लीनियर हो, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं पहली फिगर के अंदर कि इसके अंदर जो आपको जो सर्कल्स येलो से सर्कल नजर आ रहे हैं ये मोनोमर्स हैं। तो हो सकता है कि इस तरह मोनोमर्स हों, एक लॉन्ग एक थ्रेड की तरह लगे हुए हों, तो ये लीनियर हैं, हो सकते हैं लीनियर पॉलीमर्स हो सकता है कि ये जो दोनों ब्रांचेस हैं इसकी, ये जो दोनों लीनियर लाइंस हैं ये आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड हो जाएं, दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना दें। हो सकता है कि ये दूसरे के साथ कोई सेकेंडरी बॉन्ड बना दें, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि जो पॉलीमर है वो लीनियर हो, ब्रांच्ड हो या क्रॉस लिंक है, खुद ही हमने क्रॉस लिंक करवाया हुआ है, बहुत ज़्यादा उसकी क्रॉस लिंकिंग की है ताकि ये रिजिड हो जाए, हार्ड हो जाए, फ्लेक्सिबल ना रहे। तो ये नेटवर्क भी हो सकता है, थ्री डिमेंशनल 3D इसके अंदर जो है वो ये 2 डायमेंशनल पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, इसमें 3D भी हो सकता है, 3D के अंदर भी ये जो पॉलीमर चेन्स हैं आपस में मिल सकती हैं तो वो नेटवर्क होगा। तो physical properties of polymers depends not only on its molecular weight, shape, but also on the differences in the structure of the molecular chain, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है, ना सिर्फ वो कहता है molecular weight के ऊपर डिपेंड करता है, शेप पर, बल्कि डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। मॉडर्न पॉलीमर सिंथेसिस टेक्निक परमिट कंट्रोल ओवर वेरियस स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो हमारी सिंथेसिस टेक्निक्स हैं ये हमें अलाउ करती हैं कि हम अपनी मर्जी का पॉलीमर बना लें और उसके अंदर जो थर्मल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने हिसाब से उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दें। देयर आर सेवरल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक, नेटवर्क इन एडिशन टू वेरियस आइसोमेरिक कन्फिगरेशंस।
लीनियर पॉलीमर्स के अंदर आप देख सकते हैं दोस इन विच द रिपीट यूनिट्स आर जॉइंट टुगेदर एंड टू एंड ठीक है, सिंगल चेन एंड टू एंड सिंगल चेन में लगे हुए हैं। डेफिनेटली ये फ्लेक्सिबल होंगे, ठीक है, और ये एक स्पेक्टी की तरह बनाएंगे। और लीनियर पॉलीमर में भी एक्सटेंसिव वाटर वॉल फोर्सेस भी हो सकती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसके दरमियान हो सकती है। और इसकी एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं, पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीमिथाइल मेथाक्रिलेट, नायलॉन और फ्लोरोकार्बन्स लीनियर पॉलीमर्स की एग्जांपल्स हो सकती हैं। Polymers may be synthesized in which the side branch chains are connected to the main one called the branch polymer। इस तरह भी हो सकती है कि उसकी जो साइड ब्रांच चेन्स हैं वो उसकी मेन चेन्स के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्डेड से कोवलेंटली बॉन्डेड हो सकती हैं, या फिर वाटर वॉल या सेकेंडरी बॉन्डिंग से भी जुड़ सकती हैं। और इस तरह का जो पॉलीमर्स है वो ब्रांच पॉलीमर्स होगा। द ब्रांचेस considered to be the part of the main chain molecule, branches को भी main chain ही consider किया जाएगा, may result from the side reaction that occur during the synthesis process। the chain packing efficiency, definitely इसकी जो chain packing efficiency है वो reduce हो जाएगी, और क्योंकि इसकी जो मेन चेन है वो सिंगल एक धागे की तरह नहीं है, लीनियर नहीं है, लिहाजा इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, विच रिजल्ट इन द लोअरिंग ऑफ द। तो डेफिनेटली पोलिंग अगर पैकिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो फिर इसकी जो डेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी। पॉलीमर्स दैट फॉर्म लीनियर स्ट्रक्चर में बी आल्सो बी ब्रांच्ड, ठीक है। एग्जांपल्स इंक्लूड high density polyethylene is a linear polymer, whereas the low density polyethylene contains short chain branches। तो जो लीनियर मॉलिक्यूल है वो ब्रांच मॉलिक्यूल लीनियर पॉलीमर जो है वो ब्रांच पॉलीमर में कन्वर्ट हो सकता है। हम अपनी मर्जी से उसकी जो ब्रांचेस हैं उसको मेन ब्रांच के साथ टाई कर सकते हैं विद कोवलेंट बॉन्डिंग और विद सेकेंडरी बॉन्डिंग। क्रॉस लिंक के अंदर हम क्रॉस लिंकिंग करते हैं, जान के हम क्रॉस लिंक करते हैं ताकि हमारा जो पॉलीमर है वो रिजिड और स्ट्रॉन्ग हो जाए, और इसके अंदर जो रोटेशनल सिमेट्री है, रोटेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। In cross-linked polymer, adjacent linear chains are joined each other at various positions by covalent bonds. A process of cross-linking is achieved either during the synthesis or by non-reversible chemical reaction. Often, this cross-linking is done by additive atoms or molecules that are covalently bonded to the chains. Many of the rubber elastic materials are cross-linked in rubber called vulcanization। तो process जो है इस process के अंदर वो हम कहते हैं vulcanization। मल्टी फंक्शनल मोनोमर्स कौन से मोनोमर्स होते हैं? जो कि 3D पैटर्न बनाते हैं। मल्टी फंक्शनल मोनोमर्स forming 3 or more active covalent bonds make 3D network or termed as network polymer। एक ऐसे पॉलीमर जो 2D नहीं होते बल्कि 3D होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं नेटवर्क पॉलीमर्स। तो ये पॉलीमर्स जो हैं आपस में जो मोनोमर्स हैं वो क्रॉस है वो कोवलेंट बॉन्डेड से लिंक होते हैं। पॉलीमर दैट इज हाईली क्रॉस लिंक विल आल्सो बी क्लासिफाइड एज, जो हाईली क्रॉस लिंक है उसको भी हम नेटवर्क पॉलीमर में काउंट करेंगे। दीज मटेरियल्स हैव डिस्टिंक्टिव मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज। एग्जांपल्स इंक्लूड एपॉक्सीज और फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड वगैरह। मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशंस के मॉलिक्यूल्स को कैसे बनाया जा सकता है? मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप देख सकते हैं फॉर द पॉलीमर्स हैविंग मोर देन वन साइड ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डेड टू द मेन चेन। इसके अंदर मेन चेन है, कार्बन की मेन चेन है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं एक साइड पे क्या है, हाइड्रोजन है, और दूसरी साइड पे H है और एक R ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। फॉर पॉलीमर्स हैविंग मोर देन वन साइड एटम्स are group of atoms bonded to the main chain. The regularity, similarity, symmetry of the side group arrangement can significantly influence the properties। ठीक है, फिजिकल और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो इस पे डिपेंड करती हैं कि उसका जो साइड ग्रुप है वो एक साइड पे लगा हुआ है तो दोनों साइडों पे लगा हुआ है, या उनके जो मोनोमर्स हैं वो कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। Consider the repeat unit in which R represent an atom or side group other than the hydrogen। ठीक है, तो मोनोमर जो है वो तीन तरह से आपस में जोड़े जा सकते हैं, कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं। मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन पॉलीमर्स की तीन तरह से हो सकती है। एक हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन है, एक हेड टू हेड है और एक टेल टू टेल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मोनोमर दिया हुआ है। इस मोनोमर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो पहली कॉन्फ़िगरेशन है
तो ये हेड टू टेल जुड़ा हुआ है, और दूसरे के अंदर आप देख सकते हैं हेड टू हेड है, और तीसरे में आप देख सकते हैं ये टेल टू टेल है। इसके अंदर जो आर है, हेड टू हेड के अंदर जो आर है वो तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, और हेड टू टेल के अंदर जो आर है वो तीसरी पोजीशन पे है, हेड टू हेड के अंदर आर जो है वो दूसरी पोजीशन पे है, और टेल टू टेल आर जो साइड ग्रुप लगा हुआ है वो 5वीं पोजीशन पे है, चौथी पोजीशन पे, ठीक है। इसमें आर पहले तीसरी पोजीशन पे है, हेड टू टेल में आर तीसरी पोजीशन पे है, हेड टू हेड के अंदर आर दूसरी पोजीशन के ऊपर है, और टेल टू टेल के अंदर आर साइड ग्रुप है, हैवी ग्रुप है, वो चौथी पोजीशन पे लगा हुआ है। तो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 3 तरह से हो सकती है। तो नॉर्मली जो हम बनाते हैं पॉलीमर्स वो हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन से बनाते हैं, जो ज़्यादातर चलती है कॉन्फ़िगरेशन। One arrangement is possible when R side groups of successive repeat units are bonded to alternate carbon atoms as possible। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि अगर सेपरेशन बाय 3 एटम की सेपरेशन हो तो फिर ये हेड टू टेल है, अगर 2 एटम्स की सेपरेशन हो तो फिर ये हेड टू हेड है, और अगर 4 कार्बन एटम की सेपरेशन हो तो फिर ये टेल टू टेल है। पोलर रिपल्शन अकर्स बिटवीन आर ग्रुप्स ऑफ द हेड टू हेड के अंदर ये हो सकता है कि अगर आपके पास 2 पोलर ग्रुप्स लगे हुए हैं तो वो आपस में रिपेल कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट पॉलीमर हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो प्रीडोमिनेंट वही जो है वो चलती है, हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन जो है नॉर्मली चलती है। आइसोमरिज्म्स ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। आइसोमर्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हैविंग द सेम कंपोजिशन बट डिफरेंट अटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट हो, लेकिन उसकी जो कंपोजिशन है वो सेम है। इस तरह ब्यूटेन है, एक नॉर्मल ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, और इनकी जो एटॉमिक अरेंजमेंट है उस वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर इफेक्ट करती है। आइसोमेरिज्म इज आल्सो फाउंड इन पॉलीमर्स। पहले तो हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे थे, अब पॉलीमर के अंदर भी आइसोमेरिज्म पाई जाती है, where and different atomic configurations are possible for the same composition. Two basic isomer subclasses are, दो बेसिक आइसोमर सब क्लासेस यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। एक स्टीरियो आइसोमरिज्म है और दूसरी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। आइसोमेरिक स्टेट्स हैं पॉलीमर्स के अंदर बेसिकली दो है, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, और इसके आगे फर्दर आइसोटेक्टिक हो गई, सिनियोटेक्टिक हो गई और एटेक्टिक हो गई, और इस तरह ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ये इसकी भी दो ब्रांचेस हैं, और ये CIS है, सिस है और ट्रांस है। स्टीरियो आइसोमरिज्म कैसे बनती है? स्टीरियो आइसोमरिज्म डिनोट्स, इसमें आप देख सकते हैं एक तो ये जो आर ग्रुप है वो इस पॉलीमर के सिर्फ एक साइड पे लगा हुआ है, और इसमें अल्टरनेट आ रहा RH देखिए अल्टरनेट है। तो अगर इस तरह की अरेंजमेंट हो तो इसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, और अगर इस तरह की अरेंजमेंट हो कि एक ही साइड में हो और अल्टरनेटली लग रहे हों तो उसे हम कहते हैं आइसोटेक्टिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आइसोटेक्टिक कॉन्फ़िगरेशन स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर हमने कहा था कि तीन इसकी स्टीरियो आइसोमरिज्म तीन है, एक आइसोटेक्टिक है, सिम्बियोटेक्टिक है, एटेक्टिक है। तो अगर ये अल्टरनेटिंग आ रही हैं, ठीक है, तो फिर ये आइसोटेक्टिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई है। स्टीरियोआइसोमरिज्म के अंदर डिनोट द सिचुएशन इन व्हिच द एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर इन द सेम ऑर्डर। हेड टू टेल तो लगे हुए हैं, एक तो हेड टू टेल लगे हुए हैं, बट डिफरेंट इन स्पेटिक अरेंजमेंट फॉर वन स्टीरियोआइसोमर्स ऑल आर ग्रुप्स आर सिचुएटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द चेन। अच्छा जी, अब दूसरे में सिम्बियोटेक्टिक के अंदर आप देखें तो ये हेड टू टेल नहीं है। पहले तो हेड टू टेल थी, अब ये हेड टू टेल नहीं है, बल्कि मुझे ये लग रहा है हेड टू हेड है। ठीक है, आर के साथ लगा हुआ, आर के साथ लगा हुआ है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर ये सिम्बियोटेक्टिक होगा, और इसमें आर ग्रुप अल्टरनेट साइड्स ऑफ द चेंज। ठीक है, और दूसरा जो है आप देख सकते हैं कि अगर ये रैंडम पोजीशन के अंदर आर लगा हुआ, आर है, एच आर है, ठीक है, फिर आगे एच के बाद फिर आर आना चाहिए था, तो फिर एच आ गया है, और एच के बाद फिर आर आना चाहिए, आर के बाद फिर एच आना चाहिए, फिर आर आ गया। तो अगर उसमें आर जो है, आर और एच रैंडम आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये एटेक्टिक है, और अगर ये हेड टू हेड जुड़े हुए हैं तो फिर ये सिम्बियोटेक्टिक है, और अगर ये हेड टू टेल जुड़े हुए हैं तो फिर ये आइसोटेक्टिक है। अच्छा, उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के अंदर आप देख सकते हैं
ये दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, एक सिस कॉन्फ़िगरेशन है, एक ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। सिस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप देखें कि एक जो CH3 ग्रुप है और H है एक ही साइड पे लगे हुए हैं, तो अगर ये एक ही साइड पे लगे हुए हैं तो ये सिस है, और अगर ये उल्टी साइड पे लगे हुए हैं, एक तरफ CH3 लगा हुआ है और एक तरफ H लगा हुआ है, तो फिर ये ट्रांस है। तो दो तरह की ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। एक तो है कि अगर ये हैवी ग्रुप और हाइड्रोजन जो लाइट ग्रुप है ये एक ही साइड पे लगे हुए हैं, तो फिर ये हो गया सीज स्ट्रक्चर, और अगर ये उल्टे लगे हुए हैं तो फिर ये ट्रांस स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि सीज को आप ट्विस्ट करके तो आप ट्रांस बना दें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के साथ हैं, ये आपस में रिजिड हैं, ये रोटेट नहीं करेंगे, लिहाजा सिस जो है वो ट्रांस के अंदर, या ट्रांस है वो सिस के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। Geometrical isomers are possible within repeat units having a double bond between the chain carbon atoms. A side group may be situated on one side of the chain or its opposite side. Side group कहीं भी हो सकता है, एक side पे या दूसरी side पे. Considering the isoprene repeat unit having the structure in which the CH3 group and the H are positioned on the same side. ठीक है, हो जाए डबल बॉन्ड की अगर सेम साइड पे आ जाएं, ठीक है, तो ये हो जाएगा सिस है। दिस इज टर्म्ड एज द सिस स्ट्रक्चर एंड द रिजल्टिंग पॉलीमर जैसे उसकी एग्जांपल दी हुई है पॉली आइसोप्रोपीन एज अ नेचुरल रबर, उसकी एग्जांपल दे दी है। फॉर ट्रांस स्ट्रक्चर के लिए CH3 और H जो है वो रिजाइड्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। Trans polyisoprene, sometimes called gutta percha, or has properties that are different from those of natural rubber due to configurational alterations. Conversion of trans to cis or vice versa is not possible by the simple chain bond rotation because the chain double bond is extremely rigid. मैंने आपको बताया था points to remember, आपको याद रखना चाहिए. Polymer molecules may be characterized in terms of their size, shape or structure, or molecular size of the specified as molecular size is specified in terms of molecular weight या degree of polymerization. Molecular shape relates the degree of the chain twisting, coiling and bending, or molecular structure depends on the way in which the structure units are joined. Linear branch, cross-link or network structures are also possible in addition to several isomeric configurations. और यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें केमिस्ट्री आ गई, रिपीट यूनिट कंपोजिशन है, साइज है, शेप है, स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के अंदर हम आए तो ये होगी जी, लीनियर है, ब्रांच है, क्रॉस लिंक और नेटवर्क है। ये सारे जो है, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक और नेटवर्क, सारे आइसोमेरिक स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। आइसोमेरिक स्टेट जो हैं, फिर आपको बताया था दो तरह के स्टीरियो आइसोमर्स हैं और स्पेटिकल आइसोमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर आइसोटेक्टिक है, सिंगोटेक्टिक है और एटेक्टिक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर सीज और ट्रांस है। चलें जी, यहाँ तक आप कर लें, फिर इसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं अगली क्लास के अंदर। क्लास है या नहीं है? क्लास सुन रही है मेरी बात? यस सर, यस सर। जी बेटा। अच्छा जी, यहाँ कोई क्वेश्चन है तो बेटा बता दें। नो सर, फिलहाल तो नहीं है, इसको देखेंगे अभी, तो अगर कोई हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।